तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है यश और आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। करीब 6 से 7 नंबर का इसका वेटेज रहता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है लाइट से। तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कमरे में हो और उसमें लाइट नहीं है तो क्या आप अपने सामने रखी हुई चीज़ को देख पाओगे? तो जवाब है नहीं। क्योंकि अकेली आंखें इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हम चीजों को देख पाएं। हमको लाइट की भी नीड होती है। तो लाइट क्या है? लाइट है, हेडिंग डालेंगे लाइट। लाइट की डेफिनेशन है, लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी मदद से या जो अनेबल करती है हमको चीजों को देखने के लिए। अगर ये ना हो तो हम चीजों को नहीं देख सकते। तो हम डालेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see the objects। मैंने पहले भी बताया और दोबारा से समझा देता हूँ, लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जिस जो हमको अनेबल करती है चीजों को देखने के लिए। कैसे करती है? जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जिसकी मदद से हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर लाइट ना हो तो हमको वो ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा, कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएंगे। लाइट होगी तो हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा। आंखें अकेली इतनी सफिशियंट नहीं कि वो कुछ भी चीज देख पाएंगी, ठीक है। आंखों की मदद से हम देखते हैं। तो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है, तो उसके लिए पहले हमको पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब भी लाइट किसी भी साइनी सरफेस पर पड़ती है, साइनी या पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट जब भी पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है उसी सेम मीडियम में। तो इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि बाउंसिंग बैक बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ reflecting surface is called reflection of light। यानी जब भी लाइट किसी भी साइनी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगी या ठुकेगी जाकर या गिरेगी तो लाइट उसी सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाएगी। इसी फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रैंडम होती है? नहीं, इसके भी लॉज होते हैं। दो लॉ हैं हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन के, तो आओ उनको पढ़ते हैं। उन्हों की मदद से ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले हमको चार चीजें और समझनी होंगी। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पहले हम डालेंगे इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे क्या होती है? जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल आई या कैपिटल आई, किसी से भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? और दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और दूसरी होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम किसी भी चीज से डिनोट नहीं करते, बस इसको समझेंगे। और तीसरी चौथी आती है नॉर्मल। पहले इंसिडेंस रे वो रे होती है लाइट की, वो रे जो शाइनी सरफेस पर पड़ती है। और रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो शाइनी सरफेस पर लाइट रे पड़ने के बाद जो वापस निकल जाती है, उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है जहां पर इंसिडेंस रे शाइनी सरफेस से टकराती है। जैसे ये इंसिडेंस रे है और ये यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे टकराने वाले पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और फिर इसके बाद नॉर्मल होती है, हम नॉर्मल साइनी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम साइनी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहां पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं साइनी सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक है, ये चारों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। इनको की डेफिनेशन वैसे कहीं पूछी नहीं जाती है। बाकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इन्हों का यूज आएगा तो मैंने आपको बता दिया। अब शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं नोट्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम डालेंगे क्या होता है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल lie in
सेम प्लेन। इसका मतलब बहुत से भैया बहनों को समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये मिरर है और इस पे इंसिडेंस रे पड़ी, तो और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी कुछ ऐसे जाएगी, तो पॉइंट ऑफ और नॉर्मल ऐसे होगी, तो ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंस रे ऐसी है और नॉर्मल ऐसी हो जाएगी, नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। और बाकी मैं बोर्ड के उससे बताता हूँ। अगर इंसिडेंस रे कुछ ऐसे पड़ती है, ठीक है, ऐसे ऐसे पड़ती है, ये प्लेन है, मेरा हाथ एक प्लेन है और बोर्ड साइनी सरफेस है, इस पे इंसिडेंस रे ऐसे पड़ेगी, नॉर्मल भी ऐसे बनेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंस रे ऐसी थी और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं, ऐसे ही जाएगी। तो इस फर्स्ट लॉ का मतलब ये है। फिर सेकंड लॉ के ऊपर आते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि सेकंड लॉ समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मिरर है, मिरर, या हम इसको शाइनी सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी लाइट गिरती है, मान लो लाइट ऐसे गिरी, ठीक है, ये है इंसिडेंस रे, जिसको हम आई बोल सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। पर जहां पर ये लाइट गिरी, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इससे एंगल जो नापते हैं हम नॉर्मल से ही नापते हैं, हम साइनी सरफेस से कभी भी एंगल नहीं नापते, हम जो एंगल नापते हैं वो नॉर्मल से नापते हैं। तो इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल आई, ठीक है। तो जितना और जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जितना एंगल आई था उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, यानी एंगल आर होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंस रे है, जिसके बारे में ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ यही कहता है, सेकंड लॉ यही कहता है कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है इन दोनों लॉ से कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा इन दो लॉस को फॉलो करता है। रिफ्लेक्शन कभी भी रैंडम नहीं होता, ठीक है, कैसा भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इन दो के लॉस के बेसिस पर ही रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। अब बात आती है ऑब्जेक्ट्स की। रिफ्लेक्शन के लॉस के बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट लाइट निकालता है, यानी जो लाइट को छोड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लाइट छोड़ता है किसी और के लेकर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं बल्ब की लाइट लेके रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ जब जाके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हूँ, तो ह्यूमन। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज द थिंग विच एमिट और रिफ्लेक्ट। और क्या यहाँ पे बहुत भारी मीनिंग है, या तो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से निकालेगा या दूसरे की लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, या तो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट निकालेगा या तो दूसरे की लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहीं से ऑब्जेक्ट दो तरह के निकल के आते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, स्टार्स, एलईडी बल्ब जो मेरे मुंह पे चमक रहा है। तो ये होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे मैं हूं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये दूसरे की लाइट लेकर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जब जाके ये कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हेडिंग डेफिनेशन लिखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच internal energy changes into light energy are called luminous objects। वही बात है, बस इंग्लिश में है कि वो ऑब्जेक्ट जिनों के अंदर की एनर्जी चेंज होकर लाइट एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। किसी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही एनर्जी आई जा रही है। सन के पास भी लाइट एनर्जी तब आ रही है जब उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की कुछ कुछ रिएक्शन होकर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी लाइट के रूप में अर्थ तक आती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, कोई नई एनर्जी नहीं बन सकती, ठीक। फिर बात आती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये दिख रहा है कैमरे में? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो इतने में ही आ जाएगी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, अपनी कोई नई लाइट एमिट नहीं करते थी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन डालेंगे, दोज ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्स। तो सोर्स क्या हो सकता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में एल ओ लिख देता हूँ,
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मैं, बोर्ड। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख सकते हैं हम चाहें तो। इसका एग्जांपल है सन और स्टार्स, ईटीसी। ठीक है, मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल नहीं है, मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हम मून ही लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होती है कि मून को बहुत से ना बच्चे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। नहीं यार, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर चमकता है अर्थ पर। ठीक है, उसके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। तो मून हो गया, ह्यूमंस हो गए, फोन तो नहीं कह सकते, पेन हो गई, कार में एलईडी बल्ब जो होते हैं उसके पास तो अपनी लाइट है, बट पूरी कार की बॉडी के पास अपनी लाइट नहीं है, तो हम कार लिख सकते हैं, बाइक, ईटीसी कुछ भी चीज लिख सकते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल्स भी बहुत है वैसे, ये भी नहीं पूछे जाने वाले हैं। ये तो बहुत थ्योरिटिकल टाइप चीज है। फिर इसके बाद आती है ऑब्जेक्ट के बाद इमेज। इमेज क्या होती है? इमेज जो हम कभी सुबह को शीशे के सामने खड़े होते हैं तो इमेज जो देता है वो मिरर देता है। तो पहले पढ़ेंगे हम इमेजेस के बारे में, फिर मिरर के बारे में पढ़ेंगे। बात आती है इमेज की। इमेज क्या होती है? इमेज वो होती है जब भी मिरर से या साइनी सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, ऐसा लगे कि हाँ यह मिल रही है, तो उस चीज को हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इमेज की वो डालेंगे डेफिनेशन, इट इज द थिंग वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट रे और अपीयर टू मीट। वही बात है, बस इंग्लिश में है। ये वह चीज है जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उस चीज को हम इमेज बोलते हैं। इमेज भी दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वही होगी जहां पर सच में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेंगी, और अपीयर टू मीट में वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा वो बता देता हूँ, जब भी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, और जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। जो हम सुबह को अपने शीशे में देखते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालेंगे रियल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो रियल रेस से मिलकर बनी होती है। यानी इस इमेज को देखने के लिए हमको रियल रेस को ही रियल वर्ल्ड में बनाना होगा। रियल वर्ल्ड मतलब एक होता है, ये मिरर है तो इसके पीछे ना वर्चुअल वर्ल्ड होता है, इसके आगे रियल वर्ल्ड होता है। तो रियल रेस हमेशा रियल वर्ल्ड में ही मिलेंगी। ठीक है, जो इधर मिलेंगी वो वर्चुअल रेस होती है, और उनसे बनने वाली इमेज भी वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक, इट फॉर्म ओनली व्हेन रियल रिफ्लेक्टेड रेस आर मीट। मैंने रेस क्यों लिखा? क्योंकि कभी भी एक अकेली रे मिलकर इमेज नहीं बनाती, हमेशा कम से कम दो रेज एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए या मीट करनी चाहिए एक इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी के ऐसा अपोजिट लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज, दिमाग गलती के बाहर आ गई थोड़ी सी। वर्चुअल इमेज, इट फॉर्म ओनली व्हेन वर्चुअल रेज आर मीट बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब क्या हुआ? बिहाइंड द मिरर, यानी ये मिरर है, अगर ये मिरर का आगे वाला पार्ट है तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है। आगे बनेगी तो वो अपने आप रियल ही हो जाती है, क्योंकि आगे वर्चुअल इमेज बन ही नहीं सकती। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मिरर्स की तरफ। मिरर्स हमारे सिलेबस में तीन तरह के हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। मिरर, मिरर क्या होता है? मिरर एक शाइनी सरफेस ही होता है, बट ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी मिरर एक पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड सरफेस भी बोलते हैं या शाइनी सरफेस बोलते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज को, यानी जितनी मान लो 100 लाइट रेज आई तो 99, 100 तो नहीं कर सकता, 99 रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको हम मिरर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि 100% ही, कुछ कहीं ना कहीं डिफ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डेफिनेशन क्या लिखेंगे मिरर की? मिरर इज अ इज अ essential shiny surface which reflect maximum number of light rays। ठीक है, वही बात है, बस इंग्लिश में है। मिरर वह है जो सबसे ज्यादा लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। एक शाइनी सरफेस ही है, एक ऐसी शाइनी सरफेस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, मिरर के भी
तीन टाइप है हमारे सिलेबस में, प्लेन मिरर, वैसे तो दो टाइप है, ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के फर्दर टू टाइप्स हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। तो ठीक है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। मिरर एक होता है प्लेन मिरर और होता है स्फेरिकल मिरर। तो या तो डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ मिरर में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, या सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमारे को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, तो सीधे स्फेरिकल मिरर से चालू करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेन मिरर पर आएंगे। बात आती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की ऐसी कुछ खास नीड है नहीं, तो ज्यादा तो मैं लिखवा सकता था बट नीड नहीं है। सीधे आते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के टू टाइप होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये बनते कैसे हैं, सबसे आसान तरीके बता देता हूँ। अगर एक स्फेयर है, एक होलो कांच का स्फेयर, ठीक है, अगर हम इसको कट कर देते हैं कुछ ऐसे एक साइड से और एक बार इस साइड से, ठीक है, तो कैसे निकल के आएगी, एक कटोरी इस साइड से निकल के आएगी और एक कटोरी इस साइड से निकल कर आएगी, ठीक है। तो एक कटोरी को ऐसे निकाल लेते हैं और एक कटोरी को ऐसे निकाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका है ये याद रखने का, और हमें ना याद रखना है कि दोनों पे हम राइट साइड से पॉलिश करेंगे, ठीक है। एक पे राइट साइड पॉलिश कर दी, ठीक है, इसके भी राइट साइड पे ही पॉलिश करेंगे, ठीक है। ये लो होगी पॉलिश। अब ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये वाला जिसमें जो साइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक केव जैसी है, तो इसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इनों के यूजेस भी हैं, वो हम बाद में कर लेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, 1 से 2 नंबर का कभी कभी एमसीक्यूज में या थ्योरी में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो वो भी जरूरी है, वो भी करेंगे, बट पहले हम इनों से इमेज फॉर और बाकी इनों के बारे में पूरी चीजें पढ़ लेते हैं। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस रे, पोल, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो पहले ना हम कर्वेचर के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी स्फेयर के सेंटर से लेके उसकी बाहर वाले सरफेस तक हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, ठीक है। तो उसकी सर्कमफेरेंस नहीं बोल सकते, सरफेस एरिया होगा इसका बाहर का जो होगा, तो उसकी सरफेस से लेके उसके सेंटर तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। बट यहीं पे हम मिरर को, तो इसकी भी जो रेडियस होगी वो यही होगी ना, क्योंकि ये कटा तो इसमें से, ये हाँ थोड़ा सा गलत बना दिया है मैंने, तो इसके लिए भी ये भी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, हाँ या ना। तो इसको हम आर बोलते हैं स्फेयर में, बट कॉनकेव मिरर्स में हम इसको सी बोलते हैं, ठीक है। सी नहीं बोल, सी से डिनोट करते हैं। सी का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको लिखेंगे, इसके लिए भी क्या ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम नहीं होगी, क्योंकि दोनों बने तो एक ही गोले में से है ना, तो इसके लिए भी ये डिस्टेंस सी ही होगी, ठीक है। याद रहेगी, हाँ या ना, हाँ। तो ये भी सी है, ये भी सी है, तो सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये दिख रही है, हाँ ये तो दिख रहा है, इसे नीचे का नहीं दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम आधी कर दें, यानी रेडियस की हम आधी कर दे रहे हैं, तो उसको हम फोकस बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए भी आधा कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फोकस यहाँ पे होगा, इसके लिए फोकस यहाँ पे होगा। तो फोकस से लेके यहाँ तक की दूरी को, फोकस से लेके सरफेस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये है फोकल लेंथ, हाँ या ना, हाँ। इसके लिए भी फोकल लेंथ वही होगी ना जो इसके लिए है, हाँ या ना, हाँ। तो ये है फोकल लेंथ, ठीक है, हाँ। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को, ये जो लाइन है जिसपे हमने इस डिस्टेंस को मेजर किया, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मिरर को टच करती है उस पॉइंट को पोल बोलते हैं। इसके लिए भी पोल ये होगा। तो एफ का मतलब इससे नीचे का दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सी का मतलब मैंने बता दिया है। अब बात आती है एफ की। एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और बड़े एफ से इस पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को, फोकस वाले को, ठीक है। एफ से फोकस भी बोलते हैं, फोकल लेंथ या फोकस, वैसे फोकल लेंथ ही आसान है बट फोकस बोलते हैं एफ से, FOCU। ये इसका फोकस पॉइंट होता है दोनों मिरर्स का। इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए इसके फोकस पॉइंट इधर है, फोकस कर्वेचर कॉनकेव के लिए लेफ्ट साइड पे है, बट इसके लिए राइट साइड पे है, ठीक है। हाँ या ना, हाँ, क्लियर है बहुत। अब ना एक रिलेशन भी है, सी मैंने बता दिया, पी से हम पोल को लिखते हैं। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल तो बनते ही हैं और न्यूमेरिकल्स में यूज भी आता है। मैंने क्या बोला था कि कर्वेचर का आधा कर दें तो फोकल लेंथ होती है, तो एफ क्या होगी, C/2, हाँ या ना,
हाँ, सी की आधी कर दो, ये सी ई नहीं है, ये सी है, ठीक है, सी का आधा कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ। और तो यहाँ से अगर हम 2 को इधर भेज दें तो सी जो आ जाएगी 2f के बराबर आ जाएगी। हाँ, ये चाहे तो इसको याद रख लो, चाहे ऊपर वाले को याद रख लो, दोनों से वही काम होना है। बट कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल्स में हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर ना देकर रेडियस लिखकर दे देता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है, तो हम सी को आर के बराबर लिखकर आर बराबर 2f लिख सकते हैं। हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में इतनी नॉलेज बहुत है, फिर अब हम स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए हमको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उन रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, टोटल मिला के कॉनकेव और कॉन्वेक्स के टोटल मिला के 6 रूल्स बनते हैं। तो 3 रूल्स हैं कॉनकेव के लिए, 3 ही रूल्स हैं कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो पहले मैं 3 कॉनकेव मिरर और 3 कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो 3 डायग्राम, 6 डायग्राम मैंने पूरे बना लिए हैं। पहला केस है, पहला रूल है कॉनकेव, पहले कॉनकेव के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कॉन्वेक्स के बारे में, ठीक है। तो पहले आते हैं कॉनकेव पर। तो कभी भी जब लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होती हुई चली जाएगी। बहुत सिंपल से रूल्स है। तो मैंने क्या बोला, लाइट रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का ये पैरेलल है, हाँ या ना? तो जब वो मिरर पर टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर जो हो जाएगी वो फोकस पे से जाएगी, ठीक है, हाँ या ना? हाँ, याद रहेगा। पैरेलल लाइट रे फोकस पे से जाएगी कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो इसी का उल्टा जस्ट, अगर लाइट रे फोकस पे से आ रही है, ठीक है, कहीं इंफिनिटी पे से आई, फोकस पे से होते हुए मिरर में टकरा गई, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, हाँ या ना? हाँ, याद रहेगी ना। जस्ट इसका उल्टा है। 3 नहीं, इसके लिए भाई 4 केस होते हैं, चौथा भी इसी में बता दूंगा। तो और तीसरा है कि जब लाइट रे कर्वेचर पे से आएगी, कर्वेचर पे से आई है, ये ऐसे आई है, ठीक है, वो खींची मैंने उस तरह से, बट ये ऐसे गई है, ठीक है, तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी टकराने के बाद, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे ही आ जाएगी, हाँ या ना? याद रहेगी ना। चौथा केस इधर बता देता हूँ। ये मिरर है कॉनकेव, ये पोल, ये फोकस एंड ये कर्वेचर। चौथा रूल बड़ा आसान है कि जब लाइट रे पोल पर पड़ेगी तो वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल आई, उतना ही एंगल आर का होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। सबसे बड़ी बात अब ये आती है, वो मैं इमेज फॉर्मेशन में बताऊंगा कि इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पर फॉलो होते हैं, ठीक है। पहले बात आती है अब कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए भी फिर एक मिरर कम होगा। इधर से शुरुआत करते हैं, एक न्यू मिरर बना लेता हूँ। इसके लिए तो उल्टा बनेगा ना, इसके लिए मिरर कुछ ऐसा बनेगा, और पोल, फोकस एंड ये कर्वेचर, ठीक है। तो पहला केस वही होगा कि जब लाइट रे पैरेलल आएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जब प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पूछती हुई डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है, और मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, ठीक है। तो ये फोकस से पूछती हुई, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगी कुछ ऐसे। क्या ये याद रहेगा ना? बिल्कुल, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं सारे रूल्स में। फिर तीसरा आता है कि कर्वेचर पे से, कर्वेचर पे लाइट रे आती है, या पहले अगर हम चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं कि अगर लाइट रे फोकस पे आ रही है, ठीक है, ऐसे करके ये लाइट रे आई और ये जा रही है फोकस की तरफ, ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी। जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा, जैसे इसमें ये इसका उल्टा था, इसका उल्टा ये है, ठीक है। अब आएगी चौथा, तीसरा के रूल की, लाइट रे कर्वेचर पर जा रही है, ये जाएगी नहीं, यहीं से लौट जाएगी वापस, ठीक है, बट ऐसा लगेगा कि कर्वेचर की तरफ जा रही है लाइट, ठीक है, ये वर्चुअल रेस है। फिर आते हैं चौथे रूल की तरफ, वो है जब लाइट रे पोल पर पड़ेगी तो जितना एंगल यहाँ पे था एंगल आई का, उतना ही एंगल यहाँ पे होगा एंगल आर का, ठीक है, एंगल आई, एंगल आर। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में ही बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुए, बाकी किसी में हमको नहीं दिखा। बट आप गलत है, क्योंकि सारे लॉज में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। वो कैसे? हम जब भी, जो मैंने बात की थी ना, हम नॉर्मल बनाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो हमेशा नॉर्मल ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और कर्वेचर पे से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वो बनाए नॉर्मल तो वो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? तो ये होगा एंगल आई, ये होगा एंगल आर, ठीक है, और सेम प्लेन में ही होते हैं, ठीक है। और बात अब आती है इस वाले की, यहाँ पे तो कुछ वो ही नहीं है ना, क्या?
नॉर्मल कैसे बनाएंगे, कहीं ना एंगल आई दिख रहा है ना एंगल आ दिख रहा है, हाँ या ना। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे सेम पाथ फॉलो कर रही है। तो वही तो बात है ना, जब नॉर्मल भी तो ऐसे बनेगा और नॉर्मल इंसिडेंस रे का एंगल नॉर्मल के साथ कुछ है ही नहीं, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी तो कुछ नहीं होगा ना। तो सेम बात इनों में भी फॉलो होती है सारे लॉज में। इस वाले लॉज में क्या होता है, कर्वेचर और यहाँ के बीच में नॉर्मल बनेगा, क्योंकि वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है और कर्वेचर पे से नॉर्मल को होते हुए जाना है, तो यही है कि नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगी, एंगल आई और एंगल आ दोनों बराबर है। तो सारे लॉज में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब इसके बाद अब बात आती है किसकी, इमेज फॉर्मेशन की। तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए टोटल 6 केस हैं और छठा केस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उस केस के बारे में तो अलग से चर्चा करेंगे ही, पर पहले शुरू के 5 केसेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं 5 डायग्राम बना लेता हूँ कॉनकेव मिरर के और फिर बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो बात करते हैं पहले शुरू के 3 केसेस के बारे में, जगह कम थी इसलिए मैंने दो नहीं बनाए। तो हमको इमेज फॉर्मेशन में पहले क्या क्या याद रखना है वो बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, उसका साइज कैसे, फिर उस ऑब्जेक्ट के रखने से जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज कैसा है, और उसका नेचर, नेचर क्या होता है, वही रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, ठीक है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पर होता है, इन्फिनिटी पर होगा तो ऑब्जेक्ट को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल ही आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी और वो दोनों साइड से दिखा सकते हैं। तो वो जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो फोकस पर आकर मीट हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, इमेज की पोजीशन होती है, होती तो एट फोकस है और हाईली डिमिनिश्ड होती है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटी होती है, पॉइंट साइज इमेज होती है, जो आंखों से हम देख भी नहीं पाते, बहुत छोटी इमेज होती है, बहुत छोटी, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज। और फिजिक्स में जो इन्फिनिटी का मतलब है, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कहाँ रख दी होगी, ऐसा नहीं है। कर्वेचर से यानी मिरर जो होगा मान लो छोटा है तो उसकी पहुंच से थोड़ी दूर होगी इमेज, उसका मतलब होता है इन्फिनिटी। पहुंच से बाहर, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब है पहुंच से बाहर, और मैथ में मतलब है नॉट डिफाइंड, ठीक है, जिसके बारे में बता ही नहीं सकते कि ये क्या चीज है। मैथ में इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, बट फिजिक्स में इसका मतलब होता है थोड़े औकात से बाहर है, थोड़ी चीज जो है वो दूर है हमसे, बहुत दूर, थोड़ी नहीं बहुत दूर है, बट है, एग्जिस्ट तो करती है। अब इसके बाद आते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब ये कर्वेचर है, तो कर्वेचर पे से थोड़ी पीछे होगी इमेज, इन्फिनिटी पर नहीं होगी, थोड़ी पहुंच में होगी, पर कर्वेचर से दूर होगी। हाँ, इन्फिनिटी पे कर्वेचर से बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, ठीक है ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे हम निकालेंगे पैरेलल, जो पैरेलल लाइट रेज आएगी वो फोकस से होती हुई चली जाती है, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब दूसरी लाइट रे हम फोकस पे से निकाल देते, वो पैरेलल चली जाएगी, हाँ या ना, हाँ। तो ये निकाल दी हमने फोकस पे से, और ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे दो लाइट रेज मीट कर जाती हैं, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाती है वहां इमेज बन जाती है, तो यहाँ बनेगी इमेज, ठीक है। वैसे ये बात मुझे आपको यहाँ पर भी बतानी थी, बट यहाँ इमेज कहीं दिख नहीं रही थी, बहुत छोटी सी इमेज बनती है। यहाँ पे इमेज का कुछ साइज है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेचर नहीं लिखा, नेचर जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव के पांचों केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बट छठे केस में कुछ नया सीन होता है, वो हम बात करेंगे छठे केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगी इमेज की वो क्या है, बिटवीन सी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और साइज कैसा है, थोड़ा छोटा है, बट बहुत छोटा नहीं है, तो हम डिमिनिश्ड लिख देते हैं सीधा, यानी छोटा है बट बहुत छोटा नहीं है, दिख जाती है इमेज, ठीक है। नेचर वही होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बात आती है ऑब्जेक्ट एट सी पर रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहले सी पर रख लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। तो इसके लिए ना थोड़ा सा ये पॉइंट पास ठीक से मैं कर लेता हूँ, ये ठीक जगह पर नहीं है, कर्वेचर थोड़ा ज्यादा दूर हो रहा है, क्योंकि सी और एफ की लिमिटेड दूरी ही होती है, क्योंकि इस केस में थोड़ी प्रिसाइजनेस रखनी होती है। तो ऑब्जेक्ट एट सी पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एक पैरेलल रेज हमने निकाल दी, तो पैरेलल रेज है तो वो फोकस से होती हुई चली जाएगी, हाँ या ना।
तो ये फोकस से होती हुई चली गई, ये आगे जाके थोड़ी सी टेढ़ी कर दी मैंने, ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी आगे तक। और दूसरी हम फोकस पे से डालेंगे तो वो पैरेलल होती हुई चली जाएगी। तो इमेज जो बनती है वो कर्वेचर पर ही बनती है, ठीक है, और सेम साइज की बनती है। थोड़ी टेढ़ी हो गई है मुझसे। ये सी है तो इमेज भी यहीं बनती है, ठीक है, ये याद रखना। ये ऐसा तो करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बट आप जब मेजर और स्केल और कंपास की हेल्प से बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ही बनती है, ठीक है। और तो इसका जो साइज हो पोजीशन होती है इमेज की एट सी ही होती है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज सी पर, ठीक है, और एट सी। ये इमेज के बारे में है, ठीक है, ये सारी चीजें जो लिखेंगे इमेज के बारे में है। और साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की होती है इमेज, ठीक है, सेम साइज। जब आप कॉपी पर ट्राई करोगे ना इन चीजों को तो बिल्कुल ठीक ही निकल के आएंगे अगर आप ठीक से बनाओगे तो। और जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है, आर एंड आई लिख देता हूं मैं, ये एस उल्टा ऐसा बनता है, आर एंड आई रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर अब बात आते हैं बचे हुए तीन केसेस की, ठीक है, बचे हुए तीन केसेस के लिए मैं दोबारा से मिरर्स बना लेता हूँ। तो अब बात करते हैं चौथे केस की। ऑब्जेक्ट जो होता है बिटवीन सी एंड एफ होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये मैंने ऊपर इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ रही थी। तो ऑब्जेक्ट होता है सी एंड एफ पर, तो जो लाइट रे जाती है वो पैरेलल जाती है और फोकस पे से होती हुई निकल जाती है, ठीक है। हाँ या ना, हाँ। तो दूसरा, अगर हम फोकस पे से चाहे फोकस पे से डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पर पोल पे से डाल लेते हैं, वरना दोनों बहुत पास पास हो जाएंगी इस बार। तो हम डालते हैं पोल पे से। तो पोल पे है तो वो इक्वल एंगल बनाती हुई चली जाएगी, तो इक्वल एंगल कुछ ऐसा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ इतना। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे जाएगी और ये कर्वेचर ना यहाँ पे हो, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। ये रही इमेज। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी ही बनकर आई है इमेज, ठीक है। तो कुछ ऐसा करके, तो पहले तो हम पोजीशन लिखेंगे, सी से थोड़ी सी पीछे है, ठीक है, इमेज सी ये है तो सी से थोड़ी सी इधर है। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। और साइज कैसा होगा, इनलार्ज, ठीक है, क्योंकि बड़ी है साइज में तो इनलार्ज, इनलार्ज लिखते हैं हम बड़ी के लिए। और ये चीजें सारी याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत छोटी छोटी तो बातें हैं। फिर इसके बाद हम रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे, क्योंकि नेचर है ये इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये चीजें याद नहीं होंगी तो आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब बात आती है एट सी पे, जो फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हो तब क्या होगा। तो एक रे पैरेलल होगी तो वो फोकस से चली जाएगी, ये तो सब जगह काम कर जाता है पैरेलल वाला, ठीक है। और यहाँ से फोकस से नहीं डाल सकते, तो पहले इसलिए मैंने यहाँ पे डलवा के दिखा दी थी कि पोल वाले लॉ का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जब हम ऐसे डालेंगे तो ये ना इक्वल एंगल कुछ ऐसे बनता है। तो ये लाइट रे अगर हम नोटिस करें कि ये ना पैरेलल होती है, हाँ या ना, ये थोड़ी नहीं, मतलब पैरेलल तो पूरी है, यानी पैरेलल लाइट रे कभी नहीं मिलती ना, ये पीछे मिलेंगी ना ये आगे मिलेंगी, ये कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बनता है और कहीं कह देते हैं कि इन्फिनिटी पे बनता है। पोजीशन क्या हो जाती है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और बहुत ही बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज, कभी बना के देखना हाईली इनलार्ज। आप चेहरा देख भी नहीं पाओगे ठीक से अपना, अगर देखोगे तो बहुत बड़ा दिखता है चेहरा, ठीक है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, आर एंड आई लिख देता हूं मैं फिर से। ये है वीवीआईपी केस, इस पे मैंने पहले से भी लिख रखा है कि ये वीवीआईपी केस है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होती है वो पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में होती है कहीं यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो एक रे डालेंगे पैरेलल, पैरेलल छोड़ो चलो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे ना बन तो पैरेलल वाले से भी जाती है, बट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कर्वेचर वाले लॉ का। अगर हम लाइट रे ऑब्जेक्ट ने कुछ ऐसी छोड़ी तो वो कहीं ना कहीं कर्वेचर पे से, कर्वेचर के एंगल पे है, तो वो पीछे को निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से पीछे को चली जाएगी, ठीक। तो ये आगे और ये चली गई पीछे, ठीक है। और दूसरी है पोल वाला लॉ यूज करेंगे, पोल पे है तो इक्वल एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये अगर हम देखें तो ये आगे को तो और छोड़ती जा रही है, ठीक है। तो ये तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, आगे तो ये कहीं नहीं मिलेंगे। बट जब ये आगे नो में कुछ एंगल है तो ये कुछ पीछे जाके मिल जाएंगे, ठीक है।
तो इन रेस को जब हम वर्चुअली मिलाते हैं तो यहाँ पे कहीं इमेज बनती है, ठीक है। तो कॉनकेव का पहला केस जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजीशन होती है इमेज की वो होती है बिहाइंड द मिरर, द मिरर, मिरर। और इनलार्ज होती है, हाईली इनलार्ज नहीं होती, इनलार्ज होती है, ठीक है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, ठीक है। हाँ या ना? हाँ। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे केस कैसे हैं, और बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन वाला हमारा पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन, कुल मिलाकर 4 से 5 लेक्चर में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स, यूपी बोर्ड की पीवाईक्यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, और अपना ध्यान रखना।